हाँ बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक तंवर और आज हमें रामानुजन इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर ट्वेल्थ इंग्लिश कंपलसरी का कंपोजिशन पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आज एक ग्रामर के चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो बेसिकली इसमें दो छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना होता है, या ऐसा कह लें कि दो क्लॉजेस को आपस में जोड़कर आपको एक बड़ा सेंटेंस बनाना होता है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम क्लॉजेस नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, मेन और सबऑर्डिनेट क्या चीज होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो आज तो हम लोग कुछ कंजक्शन के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के काम आते हैं। तो आप लोग जो मुझे YouTube पे सुन रहे हैं और आप लोग जो यहाँ ऑफलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं, एक एक करके हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को देखेंगे और उन पर बात करेंगे कि इसे कैसे जोड़ा जाता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि आप लोगों को हिंदी जल्दी से पिक हो जाती है, बट हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसमें ज़्यादा स्ट्रगल करता है। मैं कोशिश करूंगा इस 40 से 50 मिनट के वीडियो में मैं ये सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूं। बहुत सारे सेंटेंसेस एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आप अपना फोकस बनाए रखना। इस वीडियो को भी अगर आपने अच्छे से देख लिया तो मुझे उम्मीद है आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक 5 से 10 मिनट का रिवीजन भी बहुत होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले है स्टडी हार्ड, जम के पढ़ाई करो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो ये यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। और फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट में दिया गया है अनलेस से आप इसको जोड़कर एक सेंटेंस बनाओ। तो सबसे पहले तो ये सीखो कि अनलेस और अनटिल में क्या फर्क होता है। अनलेस और अनटिल दोनों की हिंदी सेम है। इसकी हिंदी होती है जब तक। पर अनलेस किसी शर्त को बताता है, किसी कंडीशन को बताता है, और अनटिल टाइम को बताता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा तुम पास नहीं होगे जब तक तुम पढ़ाई ना करो। तो ये एक शर्त है कि आप पास नहीं होंगे जब तक आप पढ़ाई ना करो। और एक सेंटेंस है मेरा इंतजार करना यहीं पर, जब तक मैं आता हूं तब तक यहीं रुकना। तो ये यहाँ पे टाइम की बात हो रही है कि एक टाइम आएगा जब मैं आऊंगा, उसके बाद तुम यहां से चले जाना। तो यहां पे टाइम की बात हो रही है। टाइम के लिए आता है अनटिल या फिर टिल। पर कंडीशन के लिए आता है अनलेस। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। तो ये एक शर्त है, पास तभी होगे जब पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक एक दिन आ जाए जिस दिन तुम अपने आप ही पास हो जाओ। तो यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन के लिए आएगा अनलेस। तो अब आपको इस तरीके से दो सेंटेंस दिए जाएंगे और कहेंगे इनको जोड़ो। पढ़ाई करो, तुम पास नहीं होगे। तो इसका कैसे बनेगा कि यू विल नॉट पास अनलेस स्टडी हार्ड, कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। तो ये आपको पूरा एक सिंगल सेंटेंस बनाना होगा इसमें। नेक्स्ट है वेट हियर, आई विल रिटर्न। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कि वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। इसमें विल हट जाएगा, राइट। तो सेंटेंस की हिंदी बनेगी इंतजार करो जब तक मैं आता हूं। नेक्स्ट है स्टडी हार्ड, यू विल नॉट पास। तो यहां पर दिया हुआ है इफ। इफ का मतलब होता है यदि या अगर, यानी ये कंडीशन को बताता है, राइट। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, सॉरी ये कैसे बनेगा, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, इफ यू विल नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। तो ये हम अपनी तरफ से इसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे क्योंकि यहां पर हमें कंडीशन सेट करना है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे एक दिया हुआ है और, एल्स और अदरवाइज। इन तीनों की ही हिंदी होती है वरना, कि ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसमें वरना के बारे में बात हो रही है। तो वरना के लिए तीन वर्ड आ सकते हैं इंग्लिश में, और, एल्स और अदरवाइज। इन कंजक्शन की हिंदी तो आपको लर्न कर लेनी चाहिए कि इफ का मतलब होता है यदि या अगर, अनलेस और अनटिल इन दोनों की हिंदी सेम है ना, जब तक।
पर इन दोनों में क्या फर्क है? अनलेस आता है कंडीशन के लिए और अनटिल आता है टाइम के लिए। और फिर अभी तीन और सीखे हमने, और, एल्स और अदरवाइज। इनका मतलब होता है वरना। जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो बी फास्ट और यू विल बी लेट, या फिर एल्स यू विल बी लेट, अदरवाइज यू विल बी लेट। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे आपस में। फिर एक है राजू वॉज बीटन, ही डिसओबेड हिज फादर। तो यहां पे आएगा बिकॉज, क्योंकि। तो क्योंकि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिकॉज। तो बड़ा आसानी से ये आपस में जुड़ जाएंगे बिकॉज से। फिर है आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए के लिए इंग्लिश में कई वर्ड हैं, जैसे कि सो, या देयर फोर, या फिर हैंस। ठीक है, सो आई हैव नो टाइम, सो आई कैन नॉट हेल्प यू, या आई हैव नो टाइम देयर फोर आई कैन नॉट हेल्प यू, आई हैव नो टाइम हैंस आई कैन नॉट हेल्प यू। इस तरीके से ये एक पूरा सिंगल सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर एक चीज सिखाई गई है, TOO2 डॉट 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 TO2। इनकी मदद से कैसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, द डॉग इज वेरी वाइल्ड, कुत्ता बहुत ही जंगली है। इट कैन नॉट बी टेम्ड, इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। और आपको ये स्पेशली ब्रैकेट में दिया गया है कि इन दोनों को आपको इससे जोड़ना है, वरना तो आप सो लगा दोगे कि बन गया सर सो से सेंटेंस। पर आपको यहां दिया गया इंस्ट्रक्शन में कि आपको इसको इससे जोड़ना है। तो टू टू का जब हम यूज करते हैं तो इससे सेंटेंस इस टाइप से बनता है कि द डॉग इज टू वाइल्ड टू बी टेम्ड, है ना, कि टू टू के अंदर ही नॉट छुपा हुआ है, तो यहां से फिर नॉट हट जाएगा। अगर कोई यहां नॉट लगाएगा तो फिर वो सेंटेंस गलत मीनिंग हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा बात का। कि कुत्ता इतना ज्यादा जंगली है कि उसे टेम नहीं किया जा सकता। तो नहीं के लिए नॉट नहीं लगा रहे हैं, वो नॉट टू टू के अंदर ही छुपा हुआ है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इसका। पंखा इतना ज्यादा ऊंचा है कि मैं उसे साफ नहीं कर सकता। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। यहां पे आपको कहा गया है इनफ और टू की मदद से इसको आप जोड़ें। तो ये सेंटेंस बनेगा, दिस फैन इज इनफ हाई टू क्लीन इट। यहां पर फिर नॉट नहीं लगेगा क्योंकि इनफ अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहा है इसको। ओके, यहां पर एक सेंटेंस है रिपीट हो गया है ना, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसको हम हटा देते हैं। अब एक और चीज है कि द पेशेंट वॉज वेरी वीक, पेशेंट बहुत ही कमजोर था। ही कुड नॉट वॉक, वो नहीं चल सकता था। अब इसको आप सो दैट से भी बना सकते हो और आप टू टू से भी बना सकते हो। आपको जैसा दिया जाएगा वैसे आपको बनाना पड़ेगा। पर जब आप टू टू से बनाओगे तो उसमें नॉट नहीं आएगा, राइट। पर जब आप सो दैट से बनाओगे तो उसमें आएगा। तो इसको किस तरीके से बनाया जाएगा, पेशेंट वॉज सो वीक टू वॉक, राइट। सो सॉरी दैट ही कुड नॉट वॉक, तो उसमें दैट लग जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये सो दैट से भी बना सकते हैं और टू टू से भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं। ही हायर्ड अ कैब, ही कुड नॉट रीच द ऑफिस, ही कुड रीच द ऑफिस इन टाइम। उसने एक कैब ली थी ताकि, अब सो दैट की हिंदी याद कर लो, ताकि। आप लोग भी अपनी कॉपी में कुछ छोटी छोटी हिंदी लिखते रहो कंजक्शन की, सिर्फ वर्ड्स लिख लो। जैसे सो दैट, इसकी हिंदी लिख लो ताकि। तो ये क्या बन गया, ही हायर्ड अ कैब, उसने एक टैक्सी ली थी ताकि वो ऑफिस टाइम से पहुंच सके। अगला है 11 नंबर पे एक चीज है एज, राइट। अब इसका क्या सेंस निकलेगा, एज का मतलब भी होता है क्योंकि। तो क्योंकि बोलने के लिए एक और वर्ड काम आता है एज। तो एज की हिंदी लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि। तो सेंटेंस बनेगा, आई रीच द कॉलेज गेट एज द फर्स्ट क्लास स्टार्टेड। एज की एक और हिंदी होती है, यहां पे इसका हिंदी क्योंकि नहीं है, यहां पे इसकी हिंदी है जब। तो एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश में हर वर्ड की कई हिंदी होती है, 2 से 3 हिंदी होती है। तो एज का मतलब जब भी होता है और एज का मतलब क्योंकि भी होता है। एक क्योंकि वाला एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं मैं। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज एज आई वॉज फीलिंग सिक। मैं कॉलेज नहीं गया था क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा था। तो यहां पर मैं बिकॉज भी लगा सकता हूं और एज भी लगा सकता हूं। नेक्स्ट, द सिंगर स्टूड टू सिंग, द ऑडियंस अपलॉडेड हर वार्मली।
सिंगर खड़ी हुई थी गाना गाने के लिए और ऑडियंस ने उसको बहुत ही गर्मजोशी के साथ तालियां बजाई थी उसके लिए। तो इसमें आपको बनाना है नो सूनर और देन का यूज करना है। नो सूनर और देन की हिंदी लिख लो जैसे ही वैसे ही, या ज्यों ही त्यों ही। जैसे ही ये हुआ वैसे ही वो हुआ, जैसे ही सिंगर खड़ी हुई गाना गाने के लिए वैसे ही लोगों ने तालियां बजाई। तो इसको किससे बनाते हैं? नो सूनर और देन से, राइट। तो इसको जोड़ते हैं हम लोग। नो सूनर से स्टार्ट होगा ये सेंटेंस। नो सूनर द सिंगर स्टूड टू सिंग देन द ऑडियंस अपलॉडेड हर वार्मली। इस तरीके से आपको इनको आपस में जोड़ना है। बिल्कुल इसी का एक भाई और है, एज सून एज। एज सून एज की भी यही सेम हिंदी है कि ज्यों ही त्यों ही या जैसे ही। तो मैंने आपको बताया इंग्लिश में एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं। तो एज सून एज का मतलब एक ये भी होता है कि जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। और एज सून एज एक इस तरीके से भी काम आता है जहां पर इसकी हिंदी होती है ज्यों ही त्यों ही या जैसे ही वैसे ही। एग्जाम्पल है, ही एंटर्ड द रूम द स्नेक बिट हिम। वो कमरे में आया था और द स्नेक बिट हिम। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें स्नेक वाली बात पहले आएगी कि स्नेक ने उसको काटा था जैसे ही वो कमरे में आया, राइट। तो ये थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज में लेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात कि सांप ने उसको काटा, जैसे ही वो कमरे में आया वैसे ही उसको सांप ने काट लिया। तो ये इस तरीके से आपको, मतलब सिर्फ ये मत सोचो कि अपने को बस जोड़ना है, जो वर्ड दिया है उसको बीच में लगा देंगे। आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, आपको उसकी हिंदी बना के देखनी है कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब एक चीज आती है ओइंग टू, OWING TO, टू, ओइंग टू। अब एक वर्ड आता है ओव, OWE। इंग्लिश में एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं। ओव का एक मीनिंग तो होता है बनता है। बनता है, क्या बनता है? कि जैसे तुम्हारा मेरे ऊपर 20,000 रुपया बनता है, या कम से कम एक थैंक यू तो बनता है, एक सॉरी तो बनता है, राइट। तो इसको बोलते हैं ओव। पर इंग्लिश में एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं। तो एक चीज होती है ओइंग टू। ओइंग टू कारण को बताता है, रीजन को बताता है। इसको यूज में कैसे लेते हैं हम? जैसे एक सेंटेंस था, आई कुड नॉट टेक ट्रेन, मैं ट्रेन नहीं ले सका, इट वॉज अ बैड वेदर कंडीशन, बहुत ही बुरी वेदर कंडीशन थी। तो यहां पर रीजन क्या है कि बुरी वेदर कंडीशन थी। ये सेंटेंस ओइंग टू से स्टार्ट होगा। ओइंग टू अ बैड वेदर कंडीशन आई कुड नॉट टेक ट्रेन। तो एक बुरी वेदर कंडीशन होने की वजह से, यहां पे ओइंग टू की हिंदी क्या होगी? उस वजह से। तो आप हिंदी लिख लो ओइंग टू की, कारण ऑब्लिक वजह, ठीक है। अब अगला हम देख रहे हैं वाइल। वाइल का मतलब होता है उस दौरान। वाइल की हिंदी लिख लो WHILE, का मतलब होता है उस दौरान, राइट। ये वाइल का जब देखो इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो वाइल का एक मतलब होता है जबकि, ये भी लिख लो एक सेंस। वाइल की एक और हिंदी क्या होती है? जबकि। ये कॉन्ट्रास्ट बताने के काम आता है, कोई दो चीजों के अंदर आपस में कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि वो अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है। तो ये जबकि बोलने के लिए क्या चीज काम आ सकती है? वाइल। पर वाइल का एक मतलब और क्या होता है? उस दौरान। जैसे कि एक सेंटेंस है, वो सो रही थी, एक चोर उसके घर में आया था। तो इसमें क्या होगा? पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, एक चोर उसके घर में आया था जिस दौरान वो सो रही थी। सेंटेंस क्या बन जाएगा? अ थीफ एंटर्ड हर हाउस वाइल शी वॉज स्लीपिंग। वो तो सो भी गए। नेक्स्ट है, द टू ब्रदर्स फॉट, आई कुड नॉट नो द कॉज। रीजन क्या है उसका? कॉज क्या है ना? कि ऐसा क्यों हुआ। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है वाई से, ठीक है। कि आई कुड नॉट नो द कॉज वाई द टू ब्रदर्स फॉट। मुझे पता ना चल सका कि क्या कारण है इन दोनों भाइयों के लड़ने का। तो इसमें भी पहला सेंटेंस ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंजक्शन से आपको जोड़ना तो है, बट आपको अपनी सहज बुद्धि का यूज करना है कि दोनों में से पहले कौन आएगा सेंटेंस, राइट। वो कैसे आएगा? आपको हिंदी बनाने से। आप उसका ट्रांसलेट करके देखो कि क्या चीज सही बैठ रही है। नेक्स्ट है विच। आई बॉट अ गेम, मैंने एक गेम खरीदा था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसमें विच एक कंजक्शन है, राइट।
तो इट हट जाएगा इसमें से और सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई बॉट अ गेम विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब आगे देखते हैं हम। अब एक कंडीशन वाला एग्जाम्पल है, इफ वाला। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इसमें भी क्या होगा, यू विल गेट सक्सेस पहले आ जाएगा कि यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, कि अगर आप जम के मेहनत करोगे। नेक्स्ट है हैविंग फिनिश्ड। अब ये कुछ चीजें हैं जो अभी आपने नहीं पढ़ी हुई हैं इंग्लिश के अंदर। एडवांस्ड वर्ब्स करके एक टॉपिक आता है। एडवांस्ड वर्ब्स में तीन चीजें आती हैं, एक आता है इन्फिनेटिव, एक आता है जेरंड, और एक आता है पार्टिसिपल। मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको। इन्फिनेटिव का मतलब याद कर लो। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ध्यान रखना इस चीज को। इन्फिनेटिव का मतलब होता है TO2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस दे देते हैं और आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं इनको इन्फिनेटिव से जोड़ो, तो आपको ध्यान देना है उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा शब्द है जेरंड। ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने में 2 मिनट लगेंगे। जेरंड का क्या मतलब होता है कि जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन का काम करता है, तो इसे हम जेरंड कहते हैं। राइट, जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन का काम करता है, तो उसे हम जेरंड कहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में ये है कि जब भी वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, काम अभी चल रहा है, मैं अभी तैर रहा हूं। पर यह जरूरी नहीं है कि वर्ब में हमेशा जब आईएनजी लगे तो वो कंटिन्यूअस ही हो। जैसे कि एक सेंटेंस है नो स्मोकिंग, तो नो स्मोकिंग में स्मोकिंग शब्द एक नाउन है। ओके, ये एक नाउन है कि धूम्रपान करने को नाम दिया गया है स्मोकिंग। ऐसे ही अगर कोई बोलता है माई हॉबीज आर सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, सिंगिंग एंड डांसिंग, तो यहां पर क्या वो अभी डांस कर रहा है या क्या वो अभी गाना गा रहा है? नहीं, गाना गाने को नाम दिया गया है सिंगिंग। तो अगर कोई कहता है सिंगिंग इज माई हॉबी, तो यहां पे सिंगिंग शब्द नाउन है। तो मैंने आपको जेरंड क्या बताया, क्या होता है, जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन की तरह एक्ट करता है, तो उसे हम जेरंड कहते हैं। फिर तीसरा आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करे, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब पार्टिसिपल है ना, फिर से कई टाइप के होते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, आप दोनों प्लीज बाहर चले जाओ क्लास से, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ठीक है, वीडियो के बीच में बोलना पड़ रहा है मुझे, प्लीज आप दोनों बाहर चले जाओ। आप पीछे चले जाओ 1 नंबर। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लास की डिसेंसी मेंटेन रखो आप लोग। तो मैं आपको ये बता रहा था, पार्टिसिपल जो होते हैं, पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करते हैं तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब इसमें भी ना कई तरह की चीजें आती हैं। जैसे एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण। हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी, आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। तो यहां बर्ड की विशेषता क्या है कि वो एक उड़ती हुई चिड़िया थी। आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, यहां पे ये पास्ट सिंपल टेंस है, यहां सॉ आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और फ्लाइंग शब्द यहां पर क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आई सॉ अ क्राइंग बेबी, मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा। तो बेबी का मतलब होता है बच्चा, और बच्चे की विशेषता क्या है, रोता हुआ बच्चा। तो यहां पे वो बच्चा जो रोता हुआ बच्चा है, तो बच्चे की विशेषता है कि वो रोता हुआ है। तो यहां पर वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद में अब वो वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और तीसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी, सेकंड नंबर आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन वर्ड यहां पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। जैसे ब्रोकन चेयर, तो ब्रोकन चेयर की हिंदी क्या हो गई? टूटी हुई कुर्सी। तो कुर्सी की विशेषता क्या है? कि वो टूटी हुई है। और एक और आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर क्या होता है? हैविंग से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, और हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये यहां पे इस चीज को बताता है कि एक काम पूरा होने के बाद फिर दूसरा काम हुआ। एक काम पूरा हुआ, फिर दूसरा काम हुआ। जैसे कि देखो एग्जाम्पल है, शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया। शी वेंट टू द मार्केट, फिर वो मार्केट गई। तो पहले क्या हुआ है? पहले उसने अपना होमवर्क किया है, फिर वो मार्केट गई है। तो ये जो हैविंग फिनिश्ड है, ये कहाँ आएगा? होमवर्क वाले एग्जाम्पल में। तो अब ये सेंटेंस जब हम बनाएंगे एग्जाम में, तो इसको कैसे बनाया जाएगा? हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, कोमा, शी वेंट टू द मार्केट। क्या आपको ये बात समझ में आई? आपको इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा काम हुआ है। वो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, ट्रांसलेट करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी के साथ हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एक वर्ड है वेदर। ये भी लिख लो, WHETHER, है ना। ये दो ही तरह के एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर। एक तो जब हम बोलते हैं कि मुझे डाउट है, आई हैव डाउट। और एक जब हम बोलते हैं मैं श्योर नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर। दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, मेरे को डाउट है, मैं श्योर नहीं हूं। तो जब भी इस तरह का एग्जाम्पल होता है कि मेरे को डाउट है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या मैं नहीं जानता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो उसमें फिर वेदर का यूज होता है। जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, विल शी कम, क्या वो आएगी? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कैसे बनाएंगे? आई डोंट नो वेदर शी विल कम। यहाँ पे विल शी की जगह क्या हो जाएगा? शी विल, कि मैं नहीं जानता कि वो आएगी क्या। राइट, इनको इस तरीके से जोड़ेंगे आप। वेदर की स्पेलिंग वो मौसम वाली स्पेलिंग से अलग है। उसकी स्पेलिंग होती है WEATHER, और ये है WHETHER। तो जैसे छोटे छोटे अपने पॉइंट्स बना लेना कॉपी के अंदर, तो आपको बाद में पूरा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो वर्ड्स एक बार याद करके चले जाओ। अब देखो ये आ गया इन्फिनेटिव। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि आपको ये 3 वर्ड याद करने हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ये कहलाती है एडवांस्ड वर्ब्स। छोटी क्लास में नहीं पढ़ाते इसको। पहला आता है इन्फिनेटिव। इस बात को लर्न कर लो कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज याद करके ही जाना क्लास से ये वाली बात। दूसरा आता है जेरंड्स। जेरंड की डेफिनेशन क्या कहती है? कि जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन की तरह एक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं जेरंड। और तीसरा आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है? जब वर्ब्स एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। फिर उसमें भी 3 अलग अलग वैरायटी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां वर्ब में आईएनजी लगता है। पास्ट पार्टिसिपल, जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। राइट। तो अभी जस्ट आप लोगों की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक कॉल आया था एक स्टूडेंट के फादर का। तो वो ये कह रहे थे कि सर पहले मैंने इसको कंपटीशन एग्जाम की क्लासेस ज्वाइन करवाई, और वहाँ पे हमने अच्छा खासा पैसा जमा कराया, 40,000 रुपये हमने भरे। बट ये वहाँ गया, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है। तो अब हमने फिर वहाँ छुड़वा दी क्लासेस। 2 महीने गया ये, इसने कहा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में स्पेशली। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? कि कई बार स्टूडेंट को बेसिक नहीं आता, और आप डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम की ग्रामर सीखने की कोशिश करते हो। अब उनकी गलती नहीं है, कोचिंग वालों की, उनको तो अपना लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब वो पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय वो ऐसा बोलेंगे कि इसमें पार्टिसिपल है, अब इसमें इन्फिनेटिव है। अब सामने वाले को ये नहीं पता कि इन्फिनेटिव क्या होता है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने वाला ये मान के चल रहा है कि स्टूडेंट को ये पता होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है। तो इस तरीके, इसीलिए मेरा ये मानना है कि कंपटीशन ग्रामर सीखने से पहले एक बार पहले बेसिक ग्रामर पढ़नी चाहिए पूरी, या सीखनी चाहिए कहीं से। उसके बाद ही आपको वो चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती है, वरना आपको वर्ड भी नहीं पता होता कि ये होता क्या है। ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया एक वर्ड आया है इन्फिनेटिव। अब आप लोगों को तो नॉलेज है कि इन्फिनेटिव क्या होता है?
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये सेंटेंस है, यू मस्ट वेक अप अर्ली, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? यू मस्ट वेक अप अर्ली टू इम्प्रूव योर हेल्थ, या इम्प्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये बड़े आराम से बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना इन्फिनेटिव क्या होता है। तो ये क्वेश्चन वही अटेंड कर पाएगा जिसको पता हो इन्फिनेटिव क्या होता है, और कोई बहुत ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज आती है सर्टनली। सर्टनली मतलब निश्चित रूप से, है ना। ये सब एडवर्ब्स होती हैं। एक बात ध्यान रखना, देखो बेसिक चीजें सीखो। नाउन क्या होता है? किसी का नाम। वर्ब क्या होती है? कोई भी काम। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। और एडवर्ब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। इनमें मैक्सिमम में 99% जो एडवर्ब्स हैं उनमें पीछे एल वाई लगता है। तो ये इस बात की पहचान है कि ये एक एडवर्ब है, ठीक है। अब एडवर्ब की ना के लिए रूल्स होते हैं कि एडवर्ब का भी प्लेस होता है कि ये पूरे सेंटेंस में किस जगह आएगा। जैसे एक आपको बात बताता हूं, जैसे ये टुडे, टुमारो, यस्टरडे जैसे वर्ड हैं, ये भी एडवर्ब्स होते हैं। और इनका रूल ये है कि ये सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आते हैं। तो कई बार हम ऐसा बोलते तो हैं कि कल मैं नहीं आऊंगा, बट इसकी इंग्लिश होनी चाहिए आई विल नॉट कम टुमारो। अगर कोई कह रहा है टुमारो आई विल नॉट कम, तो ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि टुडे, टुमारो, यस्टरडे ये सारे हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, ऐसा रूल है, ठीक है। तो अब ये जो सर्टनली है ना, ये सर्टनली बीच में आता है, लास्ट में नहीं आता, स्टार्टिंग में नहीं आता, बीच में आता है। जैसे कि द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, इट इज सर्टन, है ना। गुलाब एक खूबसूरत फूल है, ये बात निश्चित है। अब सर्टनली कहाँ आ जाएगा? यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाएगा, द रोज इज सर्टनली अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो ये आपका नंबर इसमें पूरा आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन आंसर्स में आप पूरा नंबर स्कोर नहीं कर सकते, बट इन छोटी छोटी चीजों में पूरे नंबर स्कोर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके परसेंटेज पे फर्क रहेगा, इनका भी, इंग्लिश का, हिंदी का, इनका भी कहीं ना कहीं ओवरऑल फर्क पड़ेगा। मुझे पता है आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, पर अगर ये भी चीज़ें आपको उसमें सपोर्ट करेगी, आपका ओवरऑल परसेंटेज ऊपर आएगा, आपका मेरिट में चांसेस बढ़ जाएंगे आने के, राइट। तो इनको अपने को इग्नोर नहीं करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब एक चीज़ है दैट शी विल गेट थ्रू द टेस्ट। गेट थ्रू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पास होना, ठीक है, कोई चीज को, कोई एग्जाम को पास करना। इट इज श्योर, राइट। तो अभी इसका दबाया दैट। अब दैट की हिंदी लिख लो की। दैट की हिंदी क्या होती है? की। तो अब ये जब सेंटेंस बनाएंगे तो इट इज श्योर आगे आ जाएगा। इट इज श्योर दैट शी विल गेट थ्रू द टेस्ट, राइट। नेक्स्ट है एंड का यूज। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें कोई और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ देंगे, एंड आ जाएगा। द मून रोज, चंद्रमा उगा था, ऊपर उठा था। एंड इट फिल्ड द स्काई विद मून लाइट, और उसने चांदनी से आसमान को भर दिया। सिंपल एंड लगाना है, एंड का यूज होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, एक चीज और होती है इंग्लिश में, एज वेल एज। एज वेल एज की हिंदी लिख लो साथ ही साथ। एज वेल एज की हिंदी क्या होती है? साथ ही साथ। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता। एक ये छोटी सी बात ध्यान रखना, जब आप हिंदी बनाएंगे ना तो आपको वो भी ठीक ही लगेगा कि ठीक ही लग रहा है सुनने में, तो बोथ के साथ एज वेल एज भी। पर आपको ध्यान रखना है बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एंड और बट में भी ध्यान रखना, एंड हमेशा दो सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन बताने के काम आता है, बट हमेशा कॉन्ट्रास्ट को बताता है, विपरीत को बताता है। अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, गंदे बच्चे शैतानी करते हैं क्लास में, तो लेकिन, किंतु या परंतु को क्या बोलेंगे? बट, है ना, BUT। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो की सिर्फ हिंदी लिख लो, ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। जंगल सॉइल इरोजन को रोकते हैं, वो हमें लकड़ी देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट नॉट ओनली चेक सॉइल इरोजन बट ऑल्सो गिव अस वुड। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए,
ये जो भी इस तरह के कंजक्शन होते हैं जिनमें दो दो शब्द आ रहे हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, या आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर ये वाला भी था जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, इनमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बट ऑल्सो के बाद में जिस कैटेगरी का वर्ड आया है, नॉट ओनली के बाद भी उसी कैटेगरी का वर्ड आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बट ऑल्सो के बाद में वर्ब आई है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आएगी। अगर इसके बाद नाउन है तो इसके बाद भी नाउन आएगा। अगर इसके बाद आईएनजी लगा हुआ है तो इसके बाद भी आईएनजी लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब सेम कैटेगरी होनी चाहिए, है ना। अगर दोनों में सेम नहीं आ रही, इसका मतलब आपका सेंटेंस थोड़ा गलत बन गया है, उस पर एक बार दोबारा नजर डालना। समझ रहे हैं आप बात? मैंने जो सेंटेंस बनाया, क्या बनाया? फॉरेस्ट नॉट ओनली चेक, नॉट ओनली के बाद आया चेक जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फॉरेस्ट नॉट ओनली चेक सॉइल इरोजन बट ऑल्सो गिव अस वुड, तो यहां गिव आ गया। तो गिव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमेशा सेम कैटेगरी आएगी। नाउन तो इधर भी नाउन, इधर वर्ब तो इधर भी वर्ब, इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव, इधर एडवर्ब तो इधर भी एडवर्ब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब यहां देखो, द गर्ल रॉट एन एप्लीकेशन, लड़की ने एक एप्लीकेशन लिखी थी। शी वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गई थी। तो इन दोनों में से पहला क्या हुआ है काम? पहले उसने एप्लीकेशन लिखी है ना। तो यहां पे क्या होगा? पहला सेंटेंस ये वाला आएगा, शी वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गई थी आफ्टर, है ना, आफ्टर शी रॉट एन एप्लीकेशन। ठीक है। अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि यहां पर आप इस सेंटेंस को पहले ला रहे हो, इस सेंटेंस को आप पहले ला रहे हो, तो फिर इस सेंटेंस में आप लिख दो द गर्ल। राइट। अब ये सब हमें कैसे पता चलेगा? कॉमन सेंस से कि भाई सेंटेंस सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। राइट। फिर देखो तीन शब्द और हैं, सो, देयरफॉर और हैंस। इन तीनों की हिंदी होती है इसलिए। इसलिए, तो मैं भूखा था इसलिए मैंने 2 आम खाए थे। तो इसलिए बोलने के लिए क्या क्या आ सकता है? सो, देयरफॉर, हैंस। और भी वर्ड होते हैं, जैसे कॉन्सिक्वेंटली एक वर्ड होता है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है उसका रीजन ये है, परिणाम स्वरूप। अब देखो फिर से आगे आ गया 29 नंबर पे, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, अब क्या होता है इन्फिनेटिव? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो बड़े आराम से बन जाएगा। ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए निकल रहा है। ही विल लिव देयर। अब इसको कैसे बनाएंगे? ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टू लिव देयर, वहां रहने के लिए। वो दिल्ली जा रहा है वहां रहने के लिए। ही और विल हट जाएगा, बहुत ईजी है। राइट। बट यदि किसी ने नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसको ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये पता नहीं क्या है इन्फिनेटिव, ये कोई इनफाइनाइट तो नहीं है ना, उससे मिलती जुलती है ना स्पेलिंग। फिर अब आगे देखो आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंदर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे होता है। तो आई हर्ड अ नॉइस, मैंने एक आवाज सुनी थी। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया था। तो हियरिंग अ नॉइस, एक आवाज सुन के मैं रुका। राइट। अब देखो इसमें ना पार्टिसिपल के अंदर ना दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ये होती है जिसमें आप आईएनजी लगाते हैं यहां पर वर्ब के अंदर, और एक होता है जिसमें कि हैव प्लस आईएनजी के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये काम अभी जारी है और ये काम होते होते ही ये काम हुआ है। पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि पहले वो काम पूरा कंप्लीट हुआ, फिर अगला काम हुआ। तो यहां पे आवाज सुनी, आवाज सुनते ही आदमी रुक गया है। आवाज सुनी, सुनते ही मैं रुका। तो यहां पे कैसे बनता है? हियरिंग अ नॉइस, आई स्टॉप्ड। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं और किस किस तरह के आएंगे। जैसे स्टूडेंट ने होमवर्क फिनिश किया, फिर वो सोई थी, है ना। स्टूडेंट फिनिश्ड हिज होमवर्क, शी स्लैप्ड। यहाँ हिज की गलती हो गई ना, हिज नहीं आएगा, यहाँ हर आएगा। हर होमवर्क। तो यहाँ पे देखो पहले ये काम पूरा हुआ है, पहले उसने होमवर्क कंप्लीट किया है, उसके बाद वो सोई है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही दिया जाएगा कि यूज पार्टिसिपल। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा वाला आएगा। इसमें आएगा हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म वाला, क्योंकि पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, उसके बाद फिर वो सोई। तो क्या हुआ इसमें? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। और ऊपर वाला भी पार्टिसिपल था, बट उसमें क्या था? आवाज सुनी,
और वो रुका, दोनों काम साथ में हुआ है। अब आगे देखते हैं और, ठीक है। अब इसी में ये आईएनजी वालों के अंदर ही एक चीज आती है, बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होना, है ना। जैसे सलमान खान की टी शर्ट है ना, बीइंग ह्यूमन, उसका ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, मतलब इंसान होना, ठीक है। तो अब देखो ये किस टाइप के बनते हैं सेंटेंस, जैसे कि वो घमंडी है, ही वॉज एरोगेंट, ही रिफ्यूज द मनी, उसने पैसे के लिए मना किया था। तो बीइंग एरोगेंट, एरोगेंट होने की वजह से वो है, बीइंग एरोगेंट ही रिफ्यूज द मनी, उसने पैसे के लिए रिफ्यूज किया था। ये काफी बार आया हुआ एग्जाम्स में, ये बीइंग वाला। इस पे चाहो तो स्टार बना दो या इंपॉर्टेंट लिख दो, ये कई बार रिपीट हो गया। अब है इन्फिनेटिव का यूज करो, ये तो बहुत आसान है, आपको अच्छे से बना लोगे। शी कैन नॉट बाय अ कार, वो कार नहीं खरीद सकती, शी इज पुअर। तो ये कैसे बनेगा पता है, शी इज पुअर, वो गरीब है, टू बाय अ कार, एक कार खरीदने के लिए। कैनॉट वगैरह सब हट गया, क्योंकि हमें पता है इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम लोग मेंटली रेडी हैं सेंटेंस को आगे पीछे करने के लिए। तो जिसमें जो परफेक्ट हिंदी बन रही है उसको बना के आप सेट कर सकते हैं, राइट। एक एक छोटी छोटी चीज को अपन रूल की तरह लिखें कि ये एक रूल है, ऐसा होता है, ये एक बहुत आउटडेटेड तरीका है। आप लोग ऑलरेडी स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, इसको आप पकड़ पा रहे हैं कैसे बनाना है। फिर यहाँ पर वापस मैंने लिखा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वापस क्या होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने मेहनत की थी, मैं फर्स्ट रैंक लाना चाहता था, तो आई वर्कड हार्ड टू सिक्योर फर्स्ट रैंक। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे कहते हैं इन्फिनेटिव। अब जैसे ये वाला एक दे दिया, इसमें भी कह दिया इन्फिनेटिव। तो ये क्या करना है इसमें, शी इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही है, शी विल बाय अ मोबाइल, वो मोबाइल खरीदेगी। तो शी इज गोइंग टू मार्केट टू बाय अ मोबाइल, सो इजी। अब देखो एक इसमें ये और आती है वैरायटी, एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज अगर दे देते हैं ना, तो उसमें कोमा लगा के बीइंग बीच में आता है, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो आप एक जगह लिख लो ऐसा छोटा सा, एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज, और एक एरो बना दो, और उसमें लिख दो बीइंग, BEING, बीइंग, बीइंग कोमा लगा के यूज में होता है, राइट। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। तो कॉलेज वॉज ओवर, कॉलेज खत्म हो गया था, द स्टूडेंट्स वेंट होम, स्टूडेंट्स होम घर गए थे। तो अब क्या होगा, इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये वाला, देखो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ये ऐसे बनेगा, द कॉलेज बीइंग ओवर, खत्म हो गया था, कोमा, वापस कोमा आएगा, ध्यान रखना, कोमा, बीइंग ओवर, कोमा, द स्टूडेंट्स वेंट होम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, देखो ये एक चीज आती है इंग्लिश के अंदर, एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज के अंदर क्या होता है कि जो आईएनजी होता है ना, इसको कोमा के बीच में यूज में लेते हैं, ठीक है। ये क्या चीज होती है, देखो इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आता है एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज के अंदर क्या होता है कि जो आईएनजी है वो किसी चीज की स्थिति को बताता है, और कोमा के बीच में आता है कि ये क्या है, कॉलेज, फिर कॉलेज के बारे में बताया कि कॉलेज की क्या खास बात है कि वो खत्म हो गया, बीइंग ओवर, फिर वापस कोमा, और इस तरीके से आगे। एक और चीज आती है इसके अंदर, उसका नाम होता है एपोजिशन, वो भी अभी अपन लिखेंगे। उसका नाम होता है एपोजिशन, वो क्या होता है, उसमें भी कोमा लगाते हैं, और उसमें किसी इंसान की स्थिति के बारे में अपन बताते हैं। जैसे मैंने बोला मनीष कोमा, माय ब्रदर कोमा, ठीक है। तो ये क्या है कि मनीष के बाद कोमा लगा के माय ब्रदर लिखकर कोमा लगाने का मतलब क्या है कि मनीष जो कि कौन है, मेरा भाई, ठीक है। मतलब उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए कि वो कौन है मनीष, इस तरीके से कोमा यूज में लिया जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि उसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो एक सिंगुलर पर्सन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सुदामा कोमा कृष्णाज फ्रेंड कोमा हैज कम, आया है, तो यहाँ कितने लोग आए हैं, एक ही व्यक्ति आया है। ये सुदामा के बाद कोमा लगा के कृष्णाज फ्रेंड, फिर वापस कोमा का मतलब क्या है, हमने बताया है कि सुदामा कौन, कौन सुदामा, सुदामा कोमा कृष्णाज फ्रेंड कोमा, ये चीजें भी होती हैं, इनको कहते हैं एपोजिशन।
वो भी अभी आएगा। और एक ये भी एक चीज होती है, तो आपको तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब होता है जब आईएनजी को आप कोमास के बीच में लेते हैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि ये कौन है, राइट। कॉलेज की विशेषता क्या है कि वो खत्म हो गया, स्टूडेंट घर गए। इसी तरीके से ये है, सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। तो द सन, सन की विशेषता क्या है, हैविंग सेट, कि वो सेट हो गया। इट बिकेम डार्क, अंधेरा हो गया। इस तरीके से ये बनेगा। फाइन, इसका एक और एग्जाम्पल दे दिया मैंने ताकि आप और ध्यान रखें कि इट वॉज हॉट, गर्मी थी, नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। तो इट बीइंग हॉट, गर्मी थी, इट की विशेषता क्या है कि गर्मी थी, बीइंग हॉट, नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एग्जाम में ये आने वाला है, ऐसे लिखा हुआ आएगा कि एब्सोल्यूट फ्रेज। आपको ये पता होना चाहिए कि कोमा के अंदर आपको आईएनजी से किसी चीज की स्टेट बतानी है, कंडीशन बतानी है, राइट। अब आगे देखते हैं। हम्म अब ये आया है, देखो, फ्रेज इन एपोजिशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, फ्रेज इन एपोजिशन। तो आपको एपोजिशन का मतलब पता होना चाहिए। एपोजिशन क्या चीज होती है कि जब किसी को आप कोमा करके इंट्रोड्यूस कराते हो कि वो क्या है। जैसे जयपुर के बाद कोमा लगा के मैंने कहा द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल इज एन ओल्ड सिटी, वो एक पुराना शहर है। तो यहाँ पे क्या जयपुर और कैपिटल और राजस्थान अलग अलग हैं कि इसी का इंट्रोडक्शन है ये, इसी का इंट्रोडक्शन है। इसी तरीके से माय अंकल कोमा मनीष सिंह इज अ पॉलिटिशियन, वो एक राजनेता है। तो यहाँ पे अंकल और मनीष सिंह एक ही व्यक्ति है, इनका इंट्रोडक्शन दिया है हमने, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं। अब वापस एक चीज आती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब के अंदर मैंने आपको पहले बताया एल वाई आता है पीछे, है ना, इतना तो रट लो कि एडवर्ब के अंदर पीछे एल वाई आता है। जैसे ही रेड द नोट्स, ही वॉज इन अ हरी, उसने नोट्स पढ़े थे, वो जल्दी में था। तो उसने जल्दी जल्दी पढ़े थे नोट्स। तो हरी का क्या हो जाएगा, हरिडली, एक वर्ड बनेगा हरिडली, इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी। और फास्ट होगा तो क्या बनेगा, फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में, ध्यान रखना, फास्ट ही होता है, ठीक है। तो फास्ट ली नहीं होता कभी भी, फास्ट शब्द खुद ही एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो ये थोड़ा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे कुछ चीज़ों का आइडिया लगता है कि अच्छा ये नहीं होता है ऐसे, अल भाई। चलो अब आगे देखते हैं। हम्म, अब एक आएगा जैसे सच डैश 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 दैट, इसकी हिंदी लिखो सच दैट और सो दैट, इन दोनों की हिंदी सेम है। इनकी हिंदी होती है इतना डैश डैश की, सच दैट और सो दैट दोनों की हिंदी होती है इतना डैश डैश की। अब जैसे सेंटेंस दिया है कि ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, ठीक है, ये ही का एच कैपिटल आना चाहिए। हम्म, वो एक स्मार्ट लड़का है, वो इस बुक का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इतना की, तो इसकी हिंदी ऐसी बनेगी वो इतना स्मार्ट लड़का है कि वो कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे भी है, क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट, स्टूडेंट्स फेल्ड टू डू इट। तो ये ऐसे बनेगा, तो क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट स्टूडेंट्स फेल्ड टू डू इट, है ना। हिंदी दोनों की सेम है, इसे ध्यान रख लेना। अब है व्हेन, व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन के देखो दो मतलब होते हैं, एक तो होता है कब और एक होता है जब। कंजक्शन के अंदर इसकी हिंदी होती है जब, है ना। द सीएम रीच्ड द ऑडिटोरियम, सीएम सभागार में आए थे, चीफ मिनिस्टर। ऑर्गेनाइजर्स ने उनको अच्छे से वार्मली ग्रीट किया था, उनको वार्मली ग्रीट किया था। एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस हैं। अब इनको अपन को जोड़ना है वैन की मदद से, है ना। तो इसमें क्या होगा जब, तो ये कैसे बनेगा, तो ऑर्गेनाइजर्स ग्रीटेड द सीएम, क्योंकि यहाँ पे पहले अपन को बताना पड़ेगा ना किसके बारे में बात हो रही है। द ऑर्गेनाइजर्स ग्रीटेड द सीएम वार्मली व्हेन ही रीच्ड द ऑडिटोरियम, जब वो ऑडिटोरियम में पहुंचे थे, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़े सा हिंदी ट्रांसलेशन से आराम से हो जाएंगे ये सारे। अब है वेयर, वेयर, है ना। वेयर की हिंदी लिखो जहां। जब वेयर सेंटेंस के शुरू में आता है तब तो उसकी हिंदी होती है कहाँ, और ऐसे बीच में आएगा तो यहाँ पे हिंदी होगी जहां।
तो वी वेंट टू उदयपुर, हम उदयपुर गए थे जहां हम 6 दिन रुके थे। तो बड़े आराम से जुड़ जाएगा ये वैन से, है ना। वी वेंट टू उदयपुर वेयर वी स्टेड फॉर 6 days। अब यहां से देयर हट जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि वो अजीब सा लग रहा है, कुछ उसका सेंस ही नहीं निकल रहा है कि देयर का क्या मतलब है। जब उदयपुर आगे आ गया तो फिर ये सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का क्या मतलब होता है? अनावश्यक, जबरदस्ती किसी चीज को लगाना। जैसे एक वर्ड होता है रिटर्न, तो रिटर्न के साथ बैक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, पर कई लोग बोलते हैं आई विल रिटर्न बैक। रिटर्न के साथ बैक का कोई सेंस ही नहीं है, वो सुपरफ्लुअस है। आगे देखते हैं। ही इज क्वाइट रिच, वो काफी अमीर है। ही कैन ऑर्गेनाइज अ गुड गेट टुगेदर पार्टी, वो एक अच्छी गेट टुगेदर पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, और इसको आपको जोड़ना है इनफ के साथ टू लगा के। इनफ की हिंदी होती है पर्याप्त, लिख लो, है ना। इनफ और क्वाइट दोनों का यही मतलब होता है वैसे। अब इनको जोड़ेंगे कैसे? इसमें से क्वाइट हट जाएगा और ये बनेगा ही इज इनफ रिच। ही इज इनफ रिच टू ऑर्गेनाइज अ गुड गेट टुगेदर। ठीक है, ही इज इनफ रिच टू ऑर्गेनाइज अ गुड गेट टुगेदर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है देखो। अब एक चीज आती है रैदर देन और प्रिफर टू। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। एक है रैदर देन और एक है प्रिफर टू। दोनों की हिंदी सेम है। दोनों की हिंदी होती है प्राथमिकता, कि मैं ये करने की बजाय वो करना ज्यादा पसंद करूंगा, है ना। जैसे मैं ये खाने की बजाय वो खाना ज़्यादा पसंद करूंगा, या फिर आज मैं डाइन इन करने की बजाय डाइन आउट करना ज़्यादा पसंद करूंगा। घर में खाना खाने की बजाय बाहर खाना खाना ज़्यादा पसंद करूंगा। मैं यहाँ घूमने जाने की बजाय वहाँ घूमना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो इनके लिए इन चीज़ों का यूज़ होता है, और ये दोनों ही सही है, दोनों में से कोई एक आएगा एग्जाम में, राइट। पर आपको इसकी हिंदी पता होनी चाहिए। फाइन, इसके अलावा सही कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए ना। रैदर के साथ हमेशा देन आता है, प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है, राइट। अगर आपने कॉम्बिनेशन प्रीफर के साथ देन भी लगाओगे ना, तो हिंदी तो ठीक ही लगेगी उसकी, बोलने में तो ठीक लगेगा सेंटेंस, बट वो ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामर क्या कहती है? रैदर के साथ देन आता है, प्रीफर के साथ टू आता है। सेंटेंस क्या है? उसे घर जाना पसंद है, उसे नहीं पसंद जाना पार्टी में। तो यहाँ पे इसको वुड रैदर देन के साथ बनाते हैं अपन। शी वुड रैदर गो होम देन गो टू द पार्टी, कि वो पार्टी में जाने की बजाय घर जाना ज्यादा पसंद करेगी। ओके, अब नेक्स्ट है देखो। और इसको प्रिफर के साथ भी बना सकते हो आप, बिल्कुल इसी तरीके से, है ना। तो वो कैसे बनेगा? शी वुड प्रिफर टू गो होम टू गो टू द पार्टी, राइट। दोनों सेम है ना। ओके, अब आगे क्या है? अब है बोथ और एंड का यूज, है ना। मनीष इज अ सिंगर, ही इज अ डांसर टू। तो इसको कैसे बनाएंगे? मनीष इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। अब मैंने आपको एक बात बताई कि दोनों में सेम कैटेगरी होनी चाहिए जब भी ऐसे दो वाले होते हैं। तो अगर एक में ए लगा है तो दूसरे में भी ए लगाना है। अगर आप एक ए भी मिस कर देते हो ना, तो वो फिर गलत माना जाता है, एरर माना जाता है उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखो। ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही कैनॉट एग्री टू टेक अ ब्राइब। वो बहुत ईमानदार है, वो तैयार नहीं होगा रिश्वत के लिए। तो अब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक अ ब्राइब। ठीक है, वो इतना ज्यादा है कि वो ब्राइब नहीं लेगा। अपन ने नॉट लगाया नहीं इसमें, पर वो टू वालों के अंदर ही होता है वो। नेक्स्ट है दो या इन स्पाइट ऑफ। दो और इन स्पाइट ऑफ की हिंदी लिख लो बावजूद। बावजूद। ही मेड ऑल हार्ड वर्क, उसने बहुत हार्ड वर्क किया था। ही कुड नॉट गेट द ऑफर, उसको ऑफर ना मिल सका। तो इसमें क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ या जो दो है वो शुरू में आएंगे सेंटेंस के। इन स्पाइट ऑफ ऑल हार्ड वर्क ही कुड नॉट गेट द ऑफर। या फिर दो से बना सकते हो, दो ही मेड ऑल द हार्ड वर्क ही कुड नॉट गेट द ऑफर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है,
फाइन, आज अपने टोटल 60 तक करेंगे। ओके, अच्छा 55 तक कर लेंगे बस। ओझा सर को नहीं सुना क्या बोलते हुए कि पढ़ाई एक तपस्या है? ये लंच के बाद का पीरियड होता है क्या आपका? ठीक है, कोई बात नहीं, आई फील फॉर यू, कोई बात नहीं, ठीक है। आ, बहुत ज़्यादा ऐसा स्लीपी फील हो ना तो पीछे चले जाया करो लास्ट में, वहाँ अपने आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है पढ़ने की, ठीक है। चीज़ ऐसी है, पढ़ाई सबके लिए है भी नहीं, रेस्ट वेस्ट थोड़ा ज़रूरी है बीच में। बहुत ज़्यादा स्लीपी लगे तो आप पीछे आराम से सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। सो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है, वैसे मेरे भी लंच के बाद का ये होती है ये क्लास, ठीक है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ऐसा करने के लिए। इन ऑर्डर टू, दे वॉकड वेरी फास्ट, वो बहुत तेज चले थे। इन ऑर्डर टू कैच द बस हो जाएगा, बिकॉज दे वॉन्टेड टू कैच द बस। ये क्या हो जाएगा, दे वॉकड वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू कैच द बस, ये वॉन्टेड वगैरह हट जाएगा क्योंकि अपने इन ऑर्डर टू लगा दिया। नेक्स्ट है 52, डू योर क्लास वर्क, अपना क्लास वर्क करें टिल द ट्यूटर विल कम, तो यहां विल हट जाएगा, विल नहीं लगाएंगे, क्या बनेगा, डू योर क्लास वर्क टिल द ट्यूटर कम्स, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये। तो टिल और अनटिल दोनों सेम है, दोनों का सेम यूज है। अब आता है एक चीज, येट का यूज। येट की हिंदी लिखो फिर भी, फिर भी। ओके, वो गरीब है फिर भी वो खुश है, तो ही इज पुअर येट हैप्पी। ही इज को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वो हैंडसम है और साथ में इंटेलिजेंट है, तो ही इज हैंडसम एज वेल एज इंटेलिजेंट। बार बार ही इज नहीं आएगा। ओके, अब है एजुकेशन हेल्प्स टू ग्रो, शिक्षा ग्रो करने में मदद करती है, पर कुछ स्टूडेंट्स इस बात की परवाह नहीं करते। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें सभी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, उसको भी ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।